आपको लगता है मुकेश अंबानी ने अपने बेटी की शादी पर 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ दिखावे के लिए खर्च किए थे? आप गलत हैं। ये अंबानी लोग बहुत ज्यादा जीनियस होते हैं। वो शादी नहीं थी बल्कि एक 5,000 करोड़ रुपए का मार्केटिंग कैंपेन था। मकसद साफ था कि आपको ये फील कराना था कि वो एक अंबानी फैमिली है, ताकि आप उनके D2C प्रोडक्ट्स पर भरोसा कर लें। और आज की डेट में मुकेश अंबानी के पास आपके बारे में सरकार से भी ज्यादा डाटा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप जियो के जाल में फंसे हैं। लेकिन ये हुआ कैसे इन्होंने बिग बाजार को निकला और कैसे डंजो को बर्बाद किया और कैसे ये अब AI को कंट्रोल कर रहे हैं। तो चलिए डिकोड करते हैं रिलायंस के इस मोनोपोली गेम को। मैं हूं इसाम और आप देख रहे हैं एयरटेक्स। शुरुआत करते हैं रिटेल से। हमें लगता है डी मार्ट बहुत बड़ा है, लेकिन डी मार्ट के पास सिर्फ 415 स्टोर है, जबकि जियो मार्ट और रिलायंस के पास 18,000 से ज्यादा स्टोर है। और ये इन्होंने साम्राज्य बनाया नहीं बल्कि कब्जा है। कैसे कब्जा है मैं आपको बताता हूँ। याद है आपको बिग बाजार? 2019 में अमेजोन ने बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप में पैसा लगाया था और शर्त रखी थी कि मेरे से बिना पूछे किसी और से डील मत करना। लेकिन फिर आया कोविड। बिग बाजार के सारे स्टोर्स रेंट पर थे, दुकानें बंद हो गई और वो बैंकक्रप्ट होने लगे। यहाँ रिलायंस ने खेला अपना सबसे बड़ा लीगल मास्टर स्ट्रोक। रिलायंस सीधे उन लैंडलॉर्ड्स के पास गया जिनके पास बिग बाजार की प्रॉपर्टी थी। रिलायंस ने कहा ये बिग बाजार तो डूब रहा है, प्रॉपर्टी मुझे लीज पर दे दो, मैं ज्यादा किराया दूंगा। जब तक अमेजोन और बिग बाजार कोर्ट में लड़ रहे, रिलायंस के दुकानों पर फिजिकल कब्जा कर लिया। बाद में जियो ने कहा कि अब हमें बिग बाजार को खरीदने की जरूरत ही नहीं, दुकानें तो हमारी हो चुकी है। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इन्होंने ऑफलाइन तो जीत लिया, अब बारी थी ऑनलाइन की। रिलायंस का एक उसूल था कि मैं मार्केट बनाऊंगा नहीं बल्कि बनी हुई मार्केट को कब्जा लूंगा, और वो कभी अपना पैसा नहीं जताते। क्विक कॉमर्स को समझाने के लिए इन्होंने 10 मिनट वाली डंजो में 2,000 करोड़ रुपए डाले और इनका मकसद प्रॉफिट नहीं था, मकसद था डेटा और लर्निंग। रिलायंस ने डंजो से सीखा कि कस्टमर कैसे सोचता है, टेक कैसे काम करता है। उन्होंने डंजो में 26% स्टेक और वीटो पावर ले ली थी। और जब डंजो के पैसे खत्म हुए और वो मार्केट से फंडिंग उठाने गया तो रिलायंस ने अपनी वीटो पावर यूज करके उन्हें कम वैल्यूएशन पर पैसा उठाने ही नहीं दिया। नतीजा डंजो बर्बाद हो गया और रिलायंस ने उनका टेक लिया, अपनी जियो ऐप में इंटीग्रेट किया और खुद मार्केट में आ गए। उन्होंने सीख लिया कि 10 मिनट में डिलीवरी में पैसा बहुत जलता है, इसलिए जियो मार्ट ने स्लो डिलीवरी और मिल्क बास्केट वाला मॉडल अपनाया, जहां एक डिलीवरी बॉय एक ही रूट पर 20 करोड़ का सामान देता है, जिससे डिलीवरी कॉस्ट 100 रुपए से घटकर 10 रुपए पर आ गई। देखिए रिलायंस के इस गेम में एक बात तो साफ है, सही टाइम पर सही डिसीजन लेना और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करना ही असली धंधा है। रिलायंस आज इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि हर जगह मौजूद है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। और आज के जमाने में अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो समझ लो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर आप भी अपना कोई बिजनेस चला रहे हैं और शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप रिलायंस की तरह अपना नेक्स्ट लेवल बिजनेस ले जाने के लिए तो आपको सबसे पहले जरूरत पड़ती है सॉलिड वेबसाइट और मार्केटिंग की। और अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रोफेशनल वेबसाइट बनवाना और फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स चलवाना, तो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे और आपके लोकल धंधे को एक ब्रांड बनाने में डिटेल्स और कांटेक्ट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, क्योंकि अगर धंधा बड़ा करना है तो ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा आपको। खैर वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। रिलायंस ने ऑनलाइन और ऑफलाइन तो संभाल लिया, लेकिन आपको लगता है आप जियो का सामान नहीं खरीदते? रुकिए, कपड़े ट्रेंड्स और एजियो के, दवाइयां नेटस्पेट्स की, फर्नीचर अर्बन लैडर्स के, अंडरगारमेंट्स जिवामी के, यहाँ तक कि 7-Eleven भी इन्हीं की है। इनकी स्ट्रेटेजी है ब्रांड नहीं कैटेगरी बनाओ। पानी पीना है, अगर आप मिडिल क्लास है तो श्योर पानी पियो, अगर आप देशभक्त टाइप है तो इंडिपेंडेंस पानी पियो। कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो पहले जियो मार्ट ने पेप्सी कोक को डिस्काउंट पर बेचकर लोगों को अपनी दुकान में आदत लगवाई, फिर अचानक पेप्सी कोक के ऑफर बंद कर दिए और अपनी कैंपा कोला को आधे रेट पर फ्रंट सेल्फ पर रख दिया। आज लोग कैंपा पी रहे हैं और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा। ये प्रोडक्ट बनाने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फेल नहीं होते। 2016 में लाइफ मोबाइल लाए थे, सोचा था फ्री सिम के साथ 4G सिम बेचेंगे, लेकिन लोग फोन खरीदते, हॉटस्पॉट ऑन करते और पूरा मोहल्ला नेट चलाता। फोन की क्वालिटी बेकार थी क्योंकि चाइना के पास अच्छी चिपसेट थी। रिलायंस समझ गया था कि हार्डवेयर के गेम में चाइना से नहीं जीता जा सकता। उन्होंने तुरंत गियर बदला और हार्डवेयर को छोड़कर सर्विसेज और कंटेंट पर फोकस किया। और अब आता है सबसे डरावना पार्ट। रिलायंस ने समझ लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खुद का मीडिया होना बहुत जरूरी है, और आज टीवी, न्यूज चैनल, नेटवर्क 18 इनके और जियो सिनेमा प्लस, हॉटस्टार की मर्जर डील होने के बाद इंडिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बन गया। लेकिन असली गेम अब शुरू होगा AI और फाइनेंस में। इनका जियो फाइनेंशियल सर्विस का अपना टैग है, जिससे ये हर ट्रांजैक्शन पर 2% गेटवे चार्ज बचा लेते हैं। 3 लाख करोड़ के रेवेन्यू पर एक बहुत बड़ी रकम बैठती है। और अब ये घुस रहे हैं AI एजुकेशन और सर्विस सेक्टर में। सोचिए जियो अपना AI स्कूल खोल दे तो बाकी स्कूल्स का क्या होगा। इनके पास ऐसा डाटा है कि इन्हें ये भी पता है कि किस घर में डायपर पहना जाता है, किस घर में छोटा बच्चा है, किस घर में वाइन पी जाती है,
किस घर में रईस आदमी है, इस डाटा का यूज करके एआई और 5G की मदद के साथ ये मार्केट को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जियो को बढ़ते देख मुझे खुशी भी होती है कि ये एक इंडियन कंपनी राज कर रही है, और डर भी लगता है जब एक ही आदमी के पास हमारे खाने से लेकर हमारे मनोरंजन और आपके बैंक बैलेंस, आपकी हेल्थ का डाटा हो, तो वो डेमोक्रेसी के लिए रिस्की हो सकता है। ये एकाधिकार कल को हमसे क्या कीमत वसूलेगा ये वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या जियो की ये ग्रोथ हमारे लिए अच्छी है या खतरनाक? कमेंट में बताओ। और हाँ, याद रखना, अब रिलायंस की तरह अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तकड़ी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या प्रॉफिटेबल एड चलवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करना मत भूलना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं डेली बाय डेली। थैंक यू सो मच।